नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ब्रिटिश शासन का जो विस्तार है उसको जानेंगे और विशेष रूप से अवध के विलय के संदर्भ में। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के जो वीडियो हैं उसके अंदर हमने मैसूर और पंजाब पर जो ब्रिटिश शासन का विस्तार है उसको जान लिया। अब हम अवध के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अवध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अवध का जो संस्थापक था वो सादत खां था और ये जो सादत खां था वो मुग़ल दरबार के अंतर्गत जो ईरानी अमीर थे उनका नेता था और तत्कालीन जो वजीर था निजामुल मुल्क उसका प्रतिस्पर्धी था। इसके अलावा वह मुग़ल बादशाह का प्रतिनिधि था और मुग़ल बादशाह तत्कालीन जो मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह, उसने इनको प्रसन्न होकर के सादत बहादुर खां की उपाधि दी थी। इसके अलावा आगरा की फौजदारी भी इन्हें दी गई। लेकिन भरतपुर, आगरा और मथुरा के अंतर्गत जब जाटों का विद्रोह हुआ तो सादत खां उस विद्रोह को दबाने में असफल सिद्ध हुआ। इसलिए 1722 के अंतर्गत सवाई जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई और सादत खां से वह जो सूबेदारी थी आगरा की वो छीन ली गई, जिससे सादत खां को बड़ा अपमान लगा और काफ़ी धक्का लगा। फिर भी जो सादत खां है उसको बादशाह ने संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1724 के आसपास सादत खां जो है उसने अपनी पुत्री का विवाह भतीजे सफदरजंग के साथ कर देता है और यही सफदरजंग आगे जा कर के अवध का सूबेदार बनता है। इसके अलावा जो 1739 के आसपास है वो सादत खां की 1739 के आसपास मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं सफदरजंग की। सफदरजंग जो है हमने बताया वह जो है सादत खां है उसका दामाद था और उसकी मृत्यु के पश्चात वह अवध की गद्दी पर बैठा। 1748 ईस्वी में बादशाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया था तथा थोड़े दिन बाद इलाहाबाद का सूबा भी उसे प्रदान कर दिया गया। तो इसके अलावा जब उसको क्षेत्र को प्रदान कर दिया गया तो वो अत्यंत उत्साहित हुआ और उसने जो उस क्षेत्र के आसपास में जो रुहेल और बंगश उनके विरुद्ध ये बंगश पठान है इनके विरुद्ध है संघर्ष शुरू कर दिया। और इस संघर्ष का कारण ये था कि जो अवध के आसपास का जो क्षेत्र था फर्रुखाबाद और रुहेलखंड, उस क्षेत्र के अंतर्गत ये रुहेल और बंगश बसे हुए थे और ये प्राय अवध के क्षेत्र के अंतर्गत लूटमार करते थे। इसीलिए जो अवध का नवाब था सफदरजंग उसने सूरजमल जाट जो जाटों का शासक था तत्कालीन, जिसे जाटों का प्लेटो अफलातून की उपाधि भी दी है। विशेष रूप से हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तब सूरजमल जाट का उत्कर्ष है उसके बारे में भी जानते हैं। तो सफदरजंग ने उनमें उसकी मदद ली। इसके अलावा उनको कुचलने के लिए सूरजमल जाट का सहयोग लिया और पठानों का दमन किया। इसके अलावा उसने 1752 के आसपास अब्दाली के विरुद्ध जो है मराठाओं के साथ भी समझौता किया, परंतु जो सम्राट थे उसने इस समझौते को रद्द कर दिया और पंजाब क्या है अब्दाली को सौंप दिया। इसके पश्चात जो है नवंबर 1753 के आसपास उसे अपना वजीर का पद छोड़ करके उसे अपने सूबे में जाना पड़ा और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के पश्चात जो अगला नवाब बनता है वो रहता है शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला के बारे में हम आपको बताते हैं कि शुजाउद्दौला है उसकी जो सैनिक शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी। उसका जो तोपखाना था वो काफ़ी उत्कृष्ट कोटि का माना जाता था और उसने अपनी जो सेना है उसके अंतर्गत जो नागा साधु थे उसकी एक नागा साधु से मतलब एक प्रकार की एक साधु है और साधु में भी उसकी एक विशेष प्रजाति हैं, विशेष समर्थक होते हैं नागा जाति के जो वे साधु हैं उसको उसकी साधुओं को एकत्रित करके उसने उसकी एक सेना बनाई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1761 में जो पानीपत का युद्ध था उसमें उसने अब्दाली का पक्ष लिया। विद्यार्थियों ये बात अच्छे से आप ध्यान रखिए कि जो शुजाउद्दौला है उसने अब्दाली का पक्ष लिया मराठाओं के
विरुद्ध। इसके अलावा बक्सर का जो युद्ध था उसके अंतर्गत मीर कासिम का सहयोग दिया। और आपको पता है हमने बक्सर का युद्ध डिटेल में पढ़ा था कि जो है 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ और मीर कासिम के साथ जो त्रिगुट बना उस त्रिगुट में एक शुजाउद्दौला भी था और शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का सहयोग दिया और अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। तो इसकी डिटेल हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि हुई, बनारस की संधि हुई। इस प्रकार से जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात अनेक संधियाँ हुई। तत्पश्चात जो शुजाउद्दौला के बाद है वो 1775 के आसपास जब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई तो आसफउद्दौला अवध का नवाब बना। लेकिन ये जो है अवध के लिए अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि उसके जो है आसफउद्दौला में एक अच्छे गुण नहीं थे। वो अधिकांश समय भोग विलास में ही गुजारता था और अयोग्य तथा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अवध का तत्समय उत्कर्ष नहीं हो पाया और जो आसफउद्दौला है उसने अवध के जो स्थिति है उसमें काफ़ी गिरावट लाई। इसके पश्चात उसने 1775 के आसपास आसफउद्दौला ने जो है कंपनी से संधि कर ली और ये संधि अवध के पक्ष में नहीं हुई। तत्पश्चात जो नवाब बना वो बना सादत अली। तो सादत अली 1797 के आसपास अवध का नवाब बन गया और बनते ही उसने जो है अवध के नवाब ने तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली उसके साथ उसने सहायक संधि कर ली और ये सहायक संधि अवध के लिए अच्छी सिद्ध नहीं हुई। लेकिन वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसके अंतर्गत हम थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या स्थिति हो गई थी कि जो अवध के नवाब में को है अवध में है ब्रिटिश सैन्य की संख्या दुगनी कर दी। इसके अलावा जो है कई ऐसी विकट परिस्थितियाँ हुई जिससे खुले रूप से जो अवध का नवाब है अपना शासन अच्छे से नहीं कर पाया। तो विद्यार्थियों जब हम अवध के विलय की बात करते हैं ब्रिटिश शासन में विस्तार में तो इसके हम दो फेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो उसकी स्थापना से लेकर के उसकी संस्थापना से लेकर के और दूसरा जो सेकंड फेज आ जाता है वो आ जाता है लॉर्ड डलहौजी के रूप में। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के रूप में जो अवध का जो विलय का कार्य है वो मतलब अच्छे उत्कृष्ट या उत्कृष्ट तो नहीं कहेंगे चरम स्तर पर पहुंच चुका था। और जो लॉर्ड डलहौजी है उसके समय में पूर्णतः जो अवध का विलय हुआ। इससे पहले जो स्थिति थी उसको अवध के अंतर्गत जो कंपनी है उसका ब्रिटिश शासन का अधिक से अधिक विस्तार करना था और उस क्षेत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक अवध से जो है राशि प्राप्त करनी थी, राजस्व प्राप्त करना थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश जो सत्ता है वो फैल रही थी और अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब के आसपास भी फैल गई थी। अगर हम दक्षिण में बात करें तो मैसूर को उन्होंने अपने क्षेत्र के लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो अवध है उसको भी विलय करने की पॉलिसी बनाई। तो उसके अंतर्गत जो योगदान है विशेष रूप से लॉर्ड डलहौजी का और लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलय। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एक फेज हम विद्यार्थियों पढ़ चुके हैं, अब हम इसका दूसरा फेज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1801 के बाद अवध के जो नवाब है उसको कंपनी के प्रति उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई। तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि 1798 में वेलेस्ली ने सहायक संधि अवध पे थोप दी या अवध के जो शासक तत्कालीन नवाब था उसने वेलेस्ली से सहायक संधि कर ली थी। अब धीरे धीरे जो उसके पश्चात सादत अली या उसके पश्चात जितने भी नवाब बने उन्होंने जो कंपनी के प्रति क्या करी तुष्टिकरण की नीति अपनाई कि कंपनी को संतुष्ट करते जाए और जितना ज़्यादा तुष्ट करते जाए वैसे वैसे कंपनी ने अपने जो पग है वो अवध में अधिक से अधिक फैलाने शुरू कर दिए। दूसरी बात 1833 में जो नवाब बना मोहम्मद अली उसके द्वारा कंपनी से संधि की गई और जिसके फलस्वरूप नवाब पूर्णतः क्या हो गया अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गया। क्योंकि इस संधि से क्या हुआ कि जो नवाब की एक छोटी सी सेना थी उस छोटी सी सेना को भी
कंपनी ने पूर्णतः है भंग कर दिया और इससे जो है अवध की स्थिति में और गिरावट आई। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि 1837 से लेकर के कुछ समय तक लगभग 1845 के आसपास तक अगर हम समय की बात करें तो कंपनी जो है विशेष रूप से सिंध और पंजाब तथा अफगानिस्तान में अपना क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। इसलिए कुछ समय तक जो है अवध है वो अंग्रेजों की विस्तार की नीति का कोपभाजन नहीं बन पाया। आगे बात करते हैं हम, लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर बनते ही अवध को हड़पने की साजिश। देखिए, लॉर्ड डलहौजी एक विशेष उद्देश्य से कहें या लॉर्ड डलहौजी जैसे ही भारत आया तो उसका एक सबसे बड़ा एक उद्देश्य नज़र आ रहा था कि अवध को किस प्रकार जो कंपनी है या ब्रिटिश शासन के जो झंडा है उसके अंतर्गत लाया जाए। इसलिए उसने अवध को हड़पने की कोशिश बनाई और उसके भाग्यवश उसके साथ क्या हुआ कि जो अवध के अंतर्गत तत्कालीन जो नवाब था वो आक्रमण्य था, विलासी था, वो भी तुष्टीकरण की नीति पर ध्यान था, आमोद प्रमोद में ध्यान रहता था, कंपनी के प्रति वो क्या था, अधिक से अधिक निष्ठावान था। इसलिए उसको कभी ऐसा नहीं सोचा था उसने कि अवध का इस प्रकार से विलय हो जाएगा। और जो डलहौजी है वो भी अत्यंत कूटनीतिक वाले व्यक्ति था, तो उसने जो अपनी योजना थी उसकी भनक वाजिद अली शाह तक नहीं दी और अंतिम समय तक भी हम बात कहें तो उसको इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो अवध के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य एकत्रित करने शुरू कर दिए कि ऐसी क्या योजना बनाऊं जिससे जो है अवध है उसका विलय किया जा सके, कि आसानी से उसका विलय किया जाए। उसके लिए उसने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के अंतर्गत उसने सोचा कि पहले तो मुझे अवध के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे करने हैं कि वहाँ पर जो शासन है वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, जहाँ वहाँ की जो जनता है वो दुखी है। इसके लिए उसने सबसे पहले जो है कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट तैयार करी। तो कर्नल जो स्लीमैन है उसकी रिपोर्ट के अंतर्गत क्या हुआ, जो है 1848 के आसपास में जो कर्नल स्लीमैन है उसको अवध का क्या करा, अंग्रेजी रेजिडेंट उसको नियुक्त किया गया। उसने जो अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत बताया है कि जो अवध की स्थिति है वो सही नहीं है। अधिक से अधिक उसे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि अवध में कुशासन की स्थिति है, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, नवाब है वो आक्रमण्य है, अवध में क्या है, अव्यवस्था है, अराजकता की उसने उसकी संज्ञा दी है। कुशासन का सारा जो दोष है वो नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाल दिया है। स्लीमैन ने अपने के शब्दों में है कि वो कभी दरबार में उपस्थित नहीं होता था। उसने अपनी रिपोर्ट में भी सुझाव दिया है कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके बाद जब उसने अपनी जो कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट है उसकी विद्यार्थियों ये बात अच्छे से जान लेना चाहिए, या उसकी खास बात यह है कि उसने जितनी भी बात कही है उसके अंतर्गत अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाने की बात उसने नहीं कही है। उसका मानना था कि अभी उसको नहीं मिलाना जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश शासन है उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। इसलिए थोड़े समय तक इस चीज़ को रोक लेना चाहिए, इस कार्य को स्थगित करना चाहिए। लेकिन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने कूटनीति का कार्य करा और कर्नल स्लीमैन के पश्चात ऑट्रम की रिपोर्ट है उसको भी ध्यान में देना चाहिए। और उसके अतिरिक्त उसमें जो ऑट्रम की जो रिपोर्ट है वो कर्नल स्लीमैन से डलहौजी का काम नहीं बन पाया, क्योंकि जो कर्नल स्लीमैन था उसने कहीं भी ऐसा अपनी रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ऐसा नहीं कहा गया कि अवध का विलय कर लेना चाहिए। लेकिन जो माहौल है डलहौजी ने इस प्रकार बना दिया कि अवध का विलय किसी न किसी प्रकार से किया जाए। तो उसके पश्चात कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट के पश्चात ऑट्रम की रिपोर्ट आती है और ऑट्रम ने जो रिपोर्ट है उसमें भी जो अवध के अंतर्गत जो शासन चल रहा था उसको कुशासन मान लिया गया और उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बात की गई है। उसने कहा है कि जो अवध है उसकी स्थिति खराब है
और उसने क्लियर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो अवध का जो शासन है उस पर जो ब्रिटिश शासन को अपना लेना चाहिए, ब्रिटिश शासन को उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा इसी स्थिति पर जो ऑट्रम की रिपोर्ट है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि डलहौजी का काम बहुत इजी हो गया, क्योंकि जो उसकी जो रिपोर्ट भेजी उसके आधार पर जो कंपनी के संचालक मंडल थे उस पर उन्होंने कहा कि आप अवध पर जो है उचित कार्रवाई करें। उसकी जो परमिशन है, उसकी अनुमति है, वह डलहौजी को मिल गई थी।